सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं और इसका जो पेपर होने वाला है आपका 29 सितंबर को होने वाला है दोस्तों, तो इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को है और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं उनमें आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बात से ये लग जाता है कि आप लोग काफ़ी अच्छी तैयारियों में जुटे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आज की जो वीडियो लाया हूँ मैं, ये मेरी लगभग 5वीं वीडियो है बाल विकास और मनोविज्ञान के ऊपर दोस्तों। तो इस पर मैं आज ये 5वीं वीडियो लेके आया हूँ। इसके साथ साथ मैंने हिंदी भाषा का शिक्षण शास्त्र भी शुरू किया हुआ है और साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन को भी मैंने शुरू किया हुआ है। उसकी भी 2-3 वीडियोस बन चुकी हैं और साथ ही साथ बनती रहेंगी आगे को भी। तो आप लोग बने रहिए। साथ ही साथ अन्य विषयों को भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जितना मुझे समय मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध और रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो ज़रूर आप लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। देखिए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान भी बोलते हैं हम, बाल विकास भी बोलते हैं हम। कई बार अंतर पूछने की बारी आती है तो वहाँ पर हम अलग हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बाल विकास की अगर हम बात करें तो बाल विकास में क्या होता है, बेसिकली जो बच्चे का जो विकास से संबंधित, यानी कि उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, उसके हाथ पांव कितने बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बाल विकास के अंतर्गत बच्चे के विकास को देखा जाता है, जबकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों उसका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि किस किस प्रकार के व्यवहार उसके अंदर क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो मुख्य रूप से यही अंतर होता है कि बाल विकास में विकास को देखा जाता है और बाल मनोविज्ञान में उसका व्यवहार को देखा जाता है। तो कई बार कहा भी जाता है कि बाल मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है अध्ययन पद्धतियों में अंतर, क्षेत्र में अंतर, कार्य में अंतर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख जो अंतर है वो उसके क्षेत्र में अंतर है दोस्तों, ठीक है। एक कहीं ना कहीं विकास की बात करता है और एक दूसरा आपका जो व्यवहार है, एक विकास को देखता है और दूसरा व्यवहार को देखता है। तो उनके क्षेत्र अलग अलग होने के कारण मुख्य अंतर आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। तो जो 6 से 7 वर्ष के जो बालक होते हैं, लगभग बाल्यावस्था की जो स्टार्टिंग होती है दोस्तों, तो यहीं पर होती है। तो 6 से 7 वर्ष के जो बालक होते हैं वो किस प्रकार के खेलों में रुचि लेते हैं। ऑप्शन है एकाकी खेलों में, सामूहिक खेलों में, एकाकी और सामूहिक दोनों में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, 6 से 7 साल का जो बालक होता है वो अकेला खेलना भी पसंद करता है और समूह में रहकर भी उससे मज़ा आता है। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा एकाकी और सामूहिक दोनों प्रकार के खेलों में रुचि लेता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यह विचार किससे संबंधित है, ठीक है। विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, थॉर्नडाइक का कथन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था जो कि था निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। तो सीधी सी बात है, विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया था, तो किससे संबंधित है, तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। विशेष शिक्षा संबंधित है, जो विशेष प्रकार की जो शिक्षा होती है वो किससे संबंधित होती है। प्रतिभावान छात्रों के लिए शैक्षिक, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और मंदबुद्धि के लिए, ठीक है। तो विशेष शिक्षा जो होती है दोस्तों वो होती है आपका विकलांग जनों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है विशेष शिक्षा। इसलिए कई बार हम विशेष बीएड भी करते हैं तो उसमें बेसिकली आदमी वही टीचर बनता है जहाँ विशेष कैटेगरी यानी कि विकलांग जन, यानी कि जो दिव्यांग जो होते हैं उनको पढ़ाने के लिए वो लोग टीचर बनते हैं। तो विशेष शिक्षा संबंधित है विकलांग जनों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो क्या स्कूल क्या तैयार करेंगे छात्रों के लिए। ऑप्शन ए है अनुसंधान, भावी जीवन, वर्तमान जीवन और अध्यमिता, ठीक है, उद्यमिता। तो दोस्तों, जॉन डेवी ने कहा था कि जो स्कूल होते हैं वो छात्रों के लिए ना कि भावी जीवन बल्कि वर्तमान जीवन के ऊपर बात की थी दोस्तों, ठीक है। वर्तमान जीवन को तैयार करना वाला होना चाहिए स्कूल। स्कूल इस तरीके का हो कि वो उनको वर्तमान जीवन जीना सिखाए,
क्योंकि वर्तमान अगर अच्छा होगा तो भविष्य भी अच्छे होने की संभावना पूरी पूरी बन जाती है। तो यही कथन जॉन डीवी के अनुसार था कि वर्तमान जीवन जीने के लिए स्कूलों को छात्र तैयार करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है? तो कमियों को हम कहाँ पर, कमियों और कठिनाइयों को कहाँ पर पहचानते हैं हम बच्चे की? ऑप्शन एक है प्लेसमेंट, सारांश, सतत और नैदानिक। तो निदान जो होता है दोस्तों, निदान में हम बच्चों की कमियां और कठिनाइयों को ही पहचानते हैं और उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है उसको। तो नैदानिक जो मूल्यांकन होता है उसमें बच्चों की कमियों और कठिनाइयों को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए, बच्चों में सही प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उचित व्यवहार करने के लिए, मतलब सही प्रतिक्रियाएं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए बच्चों में कौन सा उपयोग किया जाना चाहिए? अज्ञान रहना चाहिए या कठोरता बरतनी चाहिए या पुरस्कार देना चाहिए या प्रशंसा करनी चाहिए? तो सबसे बेस्ट जो आंसर हो सकता है इसका वो है कि प्रशंसा की जाए, तभी जाकर के उनसे सही प्रतिक्रियाएं और वो उचित व्यवहार भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक शिक्षक होने के नाते एक बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो ब्लूप्रिंट की बात मैं कई बार कर चुका हूं कि एक आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा जो तैयार की जाती है वो ब्लूप्रिंट होता है दोस्तों। तो परीक्षण के लिए जो, यानी कि जो परीक्षा के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है उसमें निम्नलिखित में से किसे ध्यान में नहीं दिया जाता है? विषय को दिया जाना चाहिए, निर्देशात्मक उद्देश्य ये भी दिया जाना चाहिए, प्रश्नों से इस पर भी ध्यान दिया जाता है, और शिक्षण समय मायने नहीं रखता है दोस्तों कि शिक्षण समय कितना था क्या नहीं था। ठीक है, तो परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय शिक्षण समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। और ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक आदर्श प्रश्न पत्र का प्रारूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितनी बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह डैश बन जाता है। तो जितनी बार भी किसी विशेष क्षमता का उपयोग करेंगे दोस्तों हम, तो वो उतना ज़्यादा क्या होगा, मजबूत बन जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है यहाँ पर। जितनी ज़्यादा किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वो उतने ही ज़्यादा क्या बन जाता है, मजबूत बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। प्रेरणा का कारक नहीं है। प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, प्रेरणा पुरस्कार से प्रेरणा, प्रोत्साहन से प्रेरणा, प्रशंसा से प्रेरणा और अभ्यास से प्रेरणा। देखिए दोस्तों, पुरस्कार, प्रोत्साहन और प्रशंसा ये ही तीनों ही प्रेरणा के स्रोत है। ठीक है, लेकिन अभ्यास तो कौशल में वृद्धि करवाता है। ठीक है, तो प्रेरणा का कारक नहीं हो सकता, अभ्यास नहीं हो सकता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? ठीक है, तो शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो समूह व्यवहार का अध्ययन साक्षात्कार के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, प्रकरण इतिहास के द्वारा या अवलोकन के द्वारा। ठीक है, तो साक्षात्कार के द्वारा तो समूह व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, प्रयोग के द्वारा भी नहीं हो सकता है, प्रकरण इतिहास भी नहीं। अवलोकन दोस्तों एक ऐसा शब्द है, ठीक है, अवलोकन से ही शिक्षक समूहों का क्या किया जा सकता है, विद्यार्थी समूहों का क्या किया जाता है, व्यवहार के अध्ययन का पता किया जाता है कि किस प्रकार का बच्चा किस तरीके से अपने साथियों के साथ व्यवहार कर रहा है, तो उस चीज़ का अवलोकन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। अगर क्षमता का विकास हो रहा है तो उसको हम दूसरा किस नाम से जानेंगे? अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास, कौशल विकास। तो क्षमता का विकास हो रहा है, इट मीन्स कि उसके अंदर कौशल विकास हो रहा है। क्षमता कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की होती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कार्य की होती है। पर्टिकुलर कार्य में अगर विकास हो रहा है तो इट मीन्स उसके अंदर वो कौशल का विकास हो रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कौशल विकास क्षमता के विकास का दूसरा नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, बिल्कुल वृद्धि विकास का ही एक क्या होता है, हिस्सा होता है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है कि परिवर्तनों को देखा, परिवर्तन को हम देख नहीं पाते हैं दोस्तों, एकदम से दिखता है हमें परिवर्तन, ठीक है ना। जैसे छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं तो हम उनको देख नहीं पाते हैं या एकदम से माप नहीं पाते कि कितना बड़ा हुआ, कितना था, एकदम से वो तो उसको देखा नहीं जाता है, वो ऑटोमेटिक ही दिख जाता है, ठीक है। तो देखा और मापा नहीं जा सकता है परिवर्तनों को,
ये बिल्कुल क्या है, व्यक्ति के विकास के संबंध में सही नहीं है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये सही नहीं है। बाकी बिल्कुल सब सही है। ठीक है, कि यह जन्म से मृत्यु तक चलती है, वृद्धि और वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर उपरोक्त तो सभी का ऑप्शन भी दे रखा है आप लोगों के सामने। और कई बार हम इस तरीके की गलती कर देते हैं कि उपरोक्त तो सभी को ही हम क्या मान लेते हैं, आंसर मान लेते हैं। तो इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कहा था दोस्तों वुडवर्थ ने। याद रखेंगे, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह कहा था आपका वुडवर्थ ने, याद रख लेंगे वुडवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षण से शिक्षण पर जोर दिया जा सकता है। शिक्षण से शिक्षण पर जोर दिया जा सकता है। रट सीखने को प्रोत्साहित करना, ललाट शिक्षण को अपनाना, परीक्षण परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, ये बाल केंद्रित शिक्षण को अपनाना। अगर हम बाल केंद्रित शिक्षण अपनाते हैं दोस्तों, तो शिक्षण से शिक्षण पर जोर दिया जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है कि टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि एक सुगमकर्ता का काम करता है, और बच्चा सारा अपना पूर्व ज्ञान के आधार पर उस कार्य को आगे संपादित करता है। तो सबसे बेस्ट होता है वो कि जब हम शिक्षण पर शिक्षण से जोड़ देते हैं, तो वो बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत ही वो चीज़ होती है दोस्तों। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब विकलांगता वाला बच्चा पहली बार स्कूल में आता है, तो शिक्षक को चाहिए उसे अन्य छात्रों से अलग करें, सहयोगात्मक योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करें, प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, विकलांगता के अनुसार एक विशेष स्कूल में बच्चे को देखें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर पहले ऑप्शन की बात करूँ कि उसे अन्य छात्रों से अलग करें, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, प्रवेश परीक्षा आयोजित करेंगे, हो सकता है वो बच्चे का जो पढ़ाई के प्रति जो रुझान है उसमें वो कमज़ोर आ जाए और उसके बाद वो अपने रुझान से भटक जाए। तो ये भी प्रवेश परीक्षा करना विकलांगों के लिए बिल्कुल गलत है। विकलांगता के अनुसार एक विशेष स्कूल में बच्चे को देखें, बिल्कुल गलत है दोस्तों। विकलांगता के अनुसार अगर उसे एक विशेष स्कूल में भेजा जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हीन भावना आ जाती है, क्योंकि आज की कल हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी समावेशी शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए गलत हो जाएगा। लेकिन सहयोगात्मक योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करें, ये अध्यापक के लिए, और ये विकलांगजनों के लिए नहीं है दोस्तों। ये कोई भी बच्चा अगर आता है तो सहयोगात्मक योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता से बात करना या चर्चा करना सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, जब कोई भी बच्चा या कोई विकलांग बच्चा स्कूल में पहली बार आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम को जल्दी से कवर किया जा सकता है इससे। वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीखते हैं। शिक्षक कक्षा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो युवा शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अगर हम बातचीत करने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो उनके अंदर सबसे अच्छा जो गुण पनपता है वो होता है वो अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीखते हैं दोस्तों, कि समाज में रह करके किस तरीके से रहा जाता है, बातें किस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो आपसी बातचीत से क्या होता है, सामाजिक कौशल में वृद्धि होती है दोस्तों। याद रखिएगा स्कूल लेवल पर विद्यार्थियों को समूह में बात कराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। एक शिक्षक कभी खुद सवालों के जवाब नहीं देता। ठीक है, वो अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहयोगी सीखने को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, सीधी सी बात है, अगर वो इस तरीके से कर रही है तो वो कहीं ना कहीं एक बाल केंद्रित शिक्षा को उसने ले रखा है, कि खुद अपना से जवाब नहीं दे रही, लेकिन प्रेरित कर रही है वो अपने छात्रों को उत्तर देने के लिए, उन्हें समूह में चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, सहयोगी से सीखने के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ पर आधारित हो जाएगा कि एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना तथा रोल मॉडल बनना। बिल्कुल भी कोई टीचर भी नहीं चाहेगा कि वो एक रोल मॉडल बने अपने आप। ठीक है ना, वो खुद ही रोल मॉडल होते हैं अपने आप में। ठीक है, सीखने की तत्परता, सीखने की तत्परता के लिए दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बच्चों को इस तरीके से सवाल के जवाब खोजने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने साथियों से भी चर्चा करेगा, अपने पर्यावरण से भी सीखने की कुछ कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल ही क्या है कि सीखने की तत्परता की ओर सिद्धांत पर
क्या होता है, दृष्टिकोण होता है कि जब वो छात्रों को इस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, होता है ये, क्योंकि जो जेंडर इनइक्वलिटी है हमारे देश में, उससे यही चीज़ प्रूव होती है, क्योंकि वो एक तरीके से वो एक क्या बन चुका है, एक तकिया कलाम टाइप का बन चुका है कि जैसे कि रात का खाना महिलाएं बनाएंगी, बर्तन महिलाएं धोएंगी, सुबह उठकर चाय महिलाएं पिलाएंगी, है ना। तो वैसा ही ये एक दो कुछ चीज़ें महिलाओं और पुरुषों के बीच में भी है कि अगर गाना गाना है स्कूल में तो पहले लड़कियों को वरीयता दी जाती है, ठीक है। जब मैथ्स की बारी आती है तो लड़कों को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये सारी गलत रूढ़िवादियाँ या धारणाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है व्यावहारिक दृष्टिकोण, प्रगतिशील दृष्टिकोण, लिंग पूर्वाग्रह या वैश्विक रुझान। तो ये हो जाएगा दोस्तों लिंग पूर्वाग्रह, यानी कि जेंडर पूर्वाग्रह हो जाएगा। ये पूर्वाग्रह का मतलब आप समझते हैं कि जब किसी बात को हम माइंड में रखकर पहले से हमने वो तय किया होता है कि ये इसी तरीके का होता है, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। तो लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित बोलेंगे इसको कि अगर लड़कियों को ही वरीयता दी जा रही है, ठीक है, गाना गाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सीमा एक परीक्षा में A+ ग्रेड स्कोर करने के लिए बेताब है। जैसे ही वो परीक्षा हॉल में प्रवेश करती है और परीक्षा शुरू होती है, वो बेहद घबरा जाती है, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती है। इसका प्राथमिक कारण यही होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि वह स्कूल में जाते ही A ग्रेड लाने की सोच रखी है और हॉल में जाते ही उसको दिल धड़कने लग जाता है, डरना, बेहद घबराना शुरू हो जाता है। तो इस वो प्राथमिक कारण क्या हो सकता है कि वह अपनी तैयारी को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हो सकती। बिल्कुल ये बात तो नहीं है, क्योंकि आश्वस्त तो हुई होगी तभी वो A ग्रेड स्कोर के लिए बेताब थी। वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में अत्यधिक सोच रही होगी। परीक्षा के परिणाम के बारे में भी सोचना एक बात हो सकती है, ठीक है। ड्यूटी पर आने वाला शिक्षक उसकी कक्षा शिक्षक हो सकता है और वह बहुत सख्त स्वभाव का है। मैं भी कई बार इस तरीके का भी हो जाता है, लेकिन जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं और A ग्रेड लाने की जो सोच सकते हैं तो वो इस तरीके का नहीं सोच पाएंगे। वह अचानक भावनात्मक प्रकोप से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि अगर उसकी भावनाएं हैं, वो एक अचानक से जो भावनात्मक जो प्रकोप से निपटने में सक्षम नहीं है दोस्तों, यही उसका प्राथमिक कारण हो सकता है। बाकी कारण तो हो सकते हैं ये, लेकिन मुख्य कारण जो होता है वो यही होता है। कई बार हम लोग भी नर्वस हो जाते हैं, जैसे परीक्षाओं में जाने, TET का पेपर देने जा रखे और वहाँ पर देखा हमने इतनी लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई है। कई बार मन में ख्याल आ जाता है कि यार वास्तव में इतने लोगों में क्या मेरा हो पाएगा। या कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसमें लिमिटेड सीटें होती हैं, तो वहाँ पर पहले ही नेगेटिविटी आने लग जाती है कि मेरा अब नहीं हो पाएगा, यहाँ तो एक से बड़े धाकड़ लोग दिख रहे हैं दोस्तों। तो भावनात्मक प्रकोप से निपटना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए। तो शायद वही सक्षम ना हो, यही प्राथमिक कारण हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखने की क्षमता में कमी बिगड़ा हस्तलिपि से जुड़ा एक लक्षण है। तो मतलब लिखने की क्षमता में कमी या बिगड़ा हस्तलिपि किसका कारण हो सकता है? डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया में ही दोस्तों लिखने की क्षमता में कमी का आना होता है, ठीक है। वो उल्टा लिखने लग जाता है कई बार, जैसे हमको 41 लिखना है तो वो 14 लिख देगा, उसको आगे पीछे कर देता है। तो डिस्ग्राफिया कहीं ना कहीं होता है दोस्तों ये। तो लिखने की अक्षमता कह सकते हैं डिस्ग्राफिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीचे दिए गए लड़कों और लड़कियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? ठीक है। तो लड़कों को घर के बाहर की गतिविधियों में मदद करनी चाहिए। लड़कों को घर के बाहर की गतिविधियों में मदद करनी चाहिए, कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह है दोस्तों, जेंडर, ठीक है। लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है कि लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। क्यों नहीं कर सकता लड़के घर के कामों में मदद? सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। फिर ये जेंडर इनइक्वलिटी का मामला आ जाता है दोस्तों, ये कभी भी नहीं होना चाहिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए लड़कियों को घर के कामों में मदद? लड़कियां तो हमेशा से ही कर रही हैं, लड़कियां बाहर के काम भी देख सकती हैं, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। ये इन 4 ऑप्शनों में यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित क्वेश्चन
पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है यदि यह छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न करता है। बिल्कुल कभी भी मूल्यांकन इस तरीके का नहीं होना चाहिए दोस्तों कि वो छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न करे। यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल मूल्यांकन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि छात्रों और शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करे। ठीक है, एक प्रतिक्रिया हो जिसमें टीचर्स को भी हो कि मेरे बच्चे को जो मैंने पढ़ा रखा है वो सारी चीज़ें वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए भी एक क्या होती है, वो एक परीक्षा ही टाइप की होती है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। तो मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए? आधिकारिक, तानाशाही, अनुमेय, सुविधा। तो दोस्तों एनसीएफ 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का नाम आपने सुना हुआ है, एक दस्तावेज था। ठीक है, इसके अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो फैसिलिटेटर की होनी चाहिए, यानी कि सुगमकर्ता की होनी चाहिए, यानी कि जो सुविधाएं प्रदान करे। ठीक है, और वो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, सुविधा के हिसाब से होनी चाहिए अध्यापक की भूमिका दोस्तों, क्योंकि फैसिलिटेटर कहा जा रहा है उसे, सुगमकर्ता। ठीक है ना, एनसीएफ 2005 में टीचर्स को सुगमकर्ता कहा गया है। ठीक है ना, कि शिक्षक। ठीक है, तो सुगमकर्ता कहा गया है जो कि बच्चे को हेल्प करे उसको ज्ञान को रचनात्मक बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। ठीक है, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ज्ञान ऑलरेडी उनके अंदर होता है और वो काफ़ी कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है, बच्चे समस्या हल करने वाले होते हैं। बिल्कुल करते हैं, सब बच्चों के अपने हिसाब की जो समस्याएं होती है उनको हल करने वाले भी होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक जांच करता है। ठीक है, ये भी बच्चे वैज्ञानिक जांचकर्ता भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोज करता है। बिल्कुल ये भी आपका सही है दोस्तों। तो यहाँ पर बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं? बिल्कुल सही है। बच्चे समस्या हल करने वाले होते हैं, समस्या अपने लेवल की बिल्कुल करते हैं बच्चे। बच्चे वैज्ञानिक जांच करता है, बिल्कुल जांच करता होते हैं। और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोज करता है, ये भी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सभी। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर अपने माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। एक बच्चा खिड़की से एक कौवा को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे की सोच के बारे में क्या पता चलता है दोस्तों? वो बाहर उड़ता हुआ कौवे को, बच्चे को उड़ता हुआ दिखता है और कहता है एक पक्षी। तो उसकी सोच के बारे में क्या पता चलता है? कि बच्चे में पहले यादें सजो रखी है, बच्चे ने पहले यादें सजो रखी हैं। बिल्कुल हो सकता है बच्चे एक पक्षी की अवधारणा विकसित की है, उसने, हो सकता है उसने पक्षी की अवधारणा विकसित की होगी कि जो उड़ता है वो पक्षी कहलाता है। बच्चे ने अपने अनुभव को संप्रेषित करने के लिए भाषा के कुछ उपकरण विकसित किए हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ये कुछ उपकरण पक्षी बोल रहा है वो उसको। ठीक है, तो क्या है ये? बिल्कुल तीनों ही सही है। तो ए बी और सी ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? आंतरिक प्रेरणा से कार्य करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आने से पहले उसे खत्म करो, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखिए उन्होंने उसे पूरा किया है। ये बिल्कुल दोनों ही नेगेटिव वर्क है, काम है दोस्तों। कार्य को तेजी से पूरा करने और एक ट्रॉफी प्राप्त करें, ये तो एक लालच टाइप का हो गया। और यह करने की कोशिश करो, आप सीखेंगे। बिल्कुल यह करने की कोशिश करो, कोशिश करने के लिए बच्चों को बोला जाता है दोस्तों, और उसके बाद आप सीख पाओगे। इस तरीके की अगर प्रेरणा अगर बच्चों को एक शिक्षक देता है तो बच्चे कहीं ना कहीं आंतरिक प्रेरणा के कार्य के लिए प्रोत्साहित होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप क्लियर रख लीजिएगा कि यह करने की कोशिश करो, आप सीखेंगे। और यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि अगर आप निराश हो रहे हैं कि आप लगातार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आप सीखेंगे और आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्तिगत शिक्षा और प्रतियोगी कक्षा। देखिए दोस्तों, लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन करना एक स्कूल का अभ्यास, ये नेगेटिव अभ्यास माना जाएगा।
शारीरिक दंड देना, शारीरिक दंड तो एनसीएफ 2005 के अनुसार दे ही नहीं सकते हो आप, ठीक है, तो ये तो गलत होगी। व्यक्तिगत शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षा से हमें प्रत्येक बच्चे के बारे में जानकारी मिल जाती है और हम उसे उसके हिसाब से पढ़ा सकते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षा एक प्रभावी स्कूल की भूमिका निभा सकता है। और प्रतियोगी कक्षा, हर बार प्रतियोगी कक्षा होना भी जरूरी नहीं होता दोस्तों। तो व्यक्तिगत शिक्षा, ठीक है, एक प्रभावी स्कूल अभ्यास का उदाहरण हो सकता है व्यक्तिगत शिक्षा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ठीक है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी से जीता है, ठीक है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो निकटवर्ती जो विकास का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो एक संदर्भ है जिसमें बच्चे सहयोगी के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उसे ही निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रोत्साही है। तो अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न वाले बच्चों की जो पहचान की जाती है, करते हैं, अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सृजनात्मकता हो दोस्तों, ठीक है, जो ज्ञान का सृजन अपने अंदर खुद करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका समय शुभ रहे। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।